गुड मॉर्निंग गाइस। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मेनिंजाइटिस को डिस्कस कर रहे थे। पहले लेक्चर के अंदर मेनिंजाइटिस के पहले लेक्चर में हमने एटियोलॉजी की कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा हो सकता है। उसमें फिर हमने दो में डिवाइड किया, अक्यूट एंड क्रोनिक। क्रोनिक के अंदर हमने टीबी को डिस्कस किया और अक्यूट के अंदर फिर हमने न्यूनेट मेनिंजाइटिस को डिस्कस किया, फिर प्री स्कूल किया, फिर 5 to 60 ईयर की एज को, मोर देन 60 ईयर की एज वाले पेशेंट के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो बैक्टीरिया उनको डिस्कस किया, इस तरह वायरस को, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2। इसके बाद हमने फंगल और पैरासाइट को डिस्कस किया जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर होते हैं। फिर हमने दोनों को फीचर देखे, अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। उसके अंदर हमने कुछ कॉमन फीचर देखे थे जिनमें थे रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, दोनों में कॉमन तीनों में कॉमन होता है। फिर सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो तीनों में कॉमन होता है। फिर या सिंड्रोम ऑफ मेनिंजियल इरिटेशंस, वो तीनों में कॉमन होता है। आज हम उसके कंट्रास्टिंग फीचर पढ़ेंगे, अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हमने पढ़ा है कि कौन सा कॉमन है, नाइजीरिया मेनिंजोकोकस। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस क्या है? ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई हमने पढ़ा है, जितने बैक्टीरिया होते हैं ना ग्राम नेगेटिव्स, वो क्या उनके आउटर लेयर जो होती है उन वहाँ क्या कौन सा लिपिड होता है? लिपिड ए। और लिपिड ए की एबिलिटी होती है कि इट कैन बाइंड विद WBCs विद द हेल्प ऑफ लिपिड ए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, वो WBCs के साथ, जिनमें हमारे पास मैक्रोफेज हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, इनके साथ बाइंड होने में एबिलिटी रखते हैं विद द हेल्प ऑफ लिपिड ए। जब वो उनके साथ बाइंड होते हैं तो वो एक्टिवेट करते हैं WBCs को। WBCs रिलीज़ करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा और इंटरल्यूकन 1। अब ट्यूमर नेक्रोटिंग अल्फ़ा ही हमारे पास सेप्टिक शॉक करता है और इंटरल्यूकन 1 हमारे पास क्या करता है? DIC। जब सेप्टिक शॉक होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर तो RFTs रेज होंगी, डिक्रीज BP होगा, संकन आइज होंगी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगी। ठीक है। इसके अलावा DIC, क्योंकि इंटरल्यूकन 1 जो है ना, वो क्या करती है, हमारे पास प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर की कंजप्शन कर देती है और कंजप्शन की वजह से हमारे पास ब्लीडिंग होती है। उसका हम क्या नाम देते हैं? DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस। ब्लीडिंग टेंडेंसीज, पर्परिक रैशेस, गम, नोज, GIT, ब्लीड, ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर हमारे पास आएंगे। फिर अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का एक है जिसको हम नाम देते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम। वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम, इट इज़ द कम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजोकोक्सीमिया। मेनिंजोकोक्सीमिया का मतलब है कि सेप्टिसीमिया ऑफ मेनिंजोकोकस। मेनिंजोकोकस जो है ब्लड के अंदर इन हो चुका है, वो मल्टीप्लाई कर चुका है और अपना टॉक्सिक रिलीज़ कर चुका है। जब वो सेप्टिसीमिया ऑफ मेनिंजोकोकस जो है ब्लीडिंग इनटू एड्रीनल ग्लैंड, वो जाके किस एक खास हमारे ग्लैंड को जाके इफेक्ट करेगा, उसका हम क्या नाम देते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का नॉर्मली क्या काम होता है? सोडियम और वाटर की रिटेंशन करना। तो जब जाके एड्रीनल ग्लैंड को इफेक्ट करेगा तो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म होगा। जब हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म होगा तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी। सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा? फर्दर वर्सन सेप्टिक शॉक, जिसकी वजह से हमारा सेप्टिक शॉक और ज़्यादा हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर से ब्लड क्या होगा? लॉस होना शुरू हो जाएगा और रिटेन होना नहीं होगा। तो ऑलरेडी हमारे वाइटल आर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा और वहाँ ऑलरेडी वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? सेप्टिक शॉक वर्स हो जाएगा। अच्छा, ड्यू टू दीज कम्प्लिकेशन, ये जो वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम है ना, ये अक्सर राउंड के दौरान प्रोफेसर पूछते हैं व्हाट इज़ वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम। इट इज़ अ कम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजोकोक्सीमिया, जस्ट सिंपल आपने ये कहना है। ड्यू टू दीज कम्प्लिकेशन 100% मोर्टालिटी अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो। हमारे पास एक केस आएगा कि 17-year-old बॉय हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस। यहाँ तक हमें पता चल जाएगा क्या है ये? मेनिंजाइटिस का केस। ऑन एग्जामिनेशन हम उसको कहेंगे कि पर्परिक रैशेज ऑन बॉडी, मतलब DIC हो गया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नॉन ब्लेंचेबल, DIC की वजह से उसको ब्लेंचिंग हो गए, क्या हो गए? रैशेज हो गए, पर्परिक रैशेज या ब्लीडिंग हो गई। तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस को हम क्या नाम देते हैं? अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। फिर हमारे पास आ जाता है क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, TB मेनिंजाइटिस इज़ अनलाइकली टू बी प्राइमरी TB। यानी जो मेनिंजिस की जो TB है ना, वो लेस कॉमन है कि वो कोई प्राइमरी TB हो। प्राइमरी TB हमारे पास दो ही होती है, या तो लंग की TB होगी या फिर इंटेस्टाइन की TB होगी। हमेशा सेकेंडरी TB की वजह से TB ऑफ मेनिंजाइटिस हो सकता है।
इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स, लो ग्रेड फीवर होगा, मलेरिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, नाइट स्वेट होगा, वेट लॉस होगा, एट नाइट टाइम फीवर, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, मेल एब्डोमिनल पेन, ये सारे हमारे पास आ रहे होंगे। इसके अलावा हम क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास होगा हिस्ट्री ऑफ टीबी, कोई टीबी की हिस्ट्री होगी पहले, जो भी पेशेंट ये 3 कंप्लेन के साथ आएगा ना, नेक स्टिफनेस, फीवर और हेडेक, और साथ ये होगा तो कोई उसकी हिस्ट्री आ रही होगी कि ऑलरेडी इसको 3 माह पहले या 4 माह पहले इसको टीबी हुई थी। इसका हम केस लिखते हैं कि 31-year-old मेल हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस फ्रॉम लास्ट 3 months, ही इज़ हैविंग क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, मतलब यानी वो ऑलरेडी टीबी का हो चुकी है उसको, तो इसका हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा हिस्ट्री ऑफ टीबी के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट। हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट मतलब यानी अगर उसकी फैमिली के अंदर किसी और को टीबी है, उसको टीबी नहीं है लेकिन किसी और को टीबी है, इसका हम केस देखते हैं कि सेम ऐसे होगा। अगर आ जाए जी 31-year-old मेल हैज प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक एंड नेक स्टिफनेस, हिज फादर इज़ हैविंग प्रोडक्टिव कफ लास्ट 3 months, मतलब उसके फादर को ऑलरेडी टीबी है और हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट की वजह से उसको टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास एंडेमिक एरिया। एंडेमिक हमने पीछे पढ़े थे एपिडेमिक, फिर पेंडेमिक, और आज हम पढ़ते हैं एंडेमिक। अच्छा, ये एंडेमिक क्या है हमारे पास, परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, कोई भी पैथोजन है उसका एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया के अंदर होना, उसको क्या नाम देते हैं, एंडेमिक। लाइक टीबी हो गया, टीबी का एंडेमिक क्या होगा इन पाकिस्तान हो सकता है, इंडिया हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है। जब भी USMLE की कोई केस आएगा कि एक पेशेंट प्रेजेंटेड विद टीबी बिलोंग, या कहेगा कि ए पेशेंट विद प्रेजेंटेड, ये पाकिस्तानी पेशेंट या एक बांग्लादेशी पेशेंट या एक श्रीलंकन पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नेक स्टिफनेस और इनके साथ, तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, क्रोनिक टीबी होगी, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, क्रोनिक टीबी की हिस्ट्री होगी उसको। और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हमेशा टीबी यहाँ से ही माइग्रेट होकर जाती है, यहाँ से ही शिफ्ट होकर जाती है। टीबी ऑफ एंडेमिक इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और इसका HIV हमें पाकिस्तान या इन एरिया का एंडेमिक नहीं है, यह है एंडेमिक इन अफ्रीका। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया एंडेमिक। हमने पीछे कुछ टर्म पढ़ी थी एपिडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक हमारे पास क्या था, सडन अनयूजुअल अक्ररेंस ऑफ डिजीज़ ऑन वेरी लार्ज स्केल, जिस तरह हमने डेंगी पढ़ा था कि डेंगी का एपिडेमिक है पाकिस्तान के अंदर। फिर हमने पढ़ा था पेंडेमिक। पेंडेमिक या इन्फेक्शियस डिजीज़ कवरिंग ए ह्यूज जोग्राफिकल एरिया, जिसके अंदर एक मुल्क ने, एक कंट्री ने कॉन्टिनेंट को उसने इन्वॉल्व किया होता, जिसका हमने कोविड का पेंडेमिक देखा। और एंडेमिक होता है कि एक कंट्रीज या मोर देन वन कंट्रीज होते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक होते हैं। परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, कोई ख़ास एरिया के अंदर हो। इस तरह HIV का जिक्र आए तो हमें हमारे जहन में आएगा अफ्रीका, और TB का जिक्र आए तो हमारे जहन में आ जाएगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह। फिर हमारे पास हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ TB हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट हो सकता है, एंडेमिक एरिया हो सकता है। उसके अलावा रिस्क फैक्टर हमारे पास मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, प्यूबर्टी हो सकती है, इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट हो सकता है, ओवर क्राउडिंग। अब ओवर क्राउडिंग क्या है, नॉर्मल क्राउडिंग क्या है और ओवर क्राउडिंग क्या है। नॉर्मल क्राउडिंग हम जब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, नॉर्मल क्राउडिंग इज इन द रूम ऑफ 12 by 12 feet, ओनली 2% शुड बी लिविंग। नॉर्मल क्राउडिंग अगर 12 by 12 का रूम है, उसके अंदर सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं तो वो नॉर्मल क्राउडिंग। अगर 2 से 3 हो गया तो क्या हो गएगा, ओवर क्राउडिंग। ये हमारे पास थी क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस जब भी आएगा, जब पेशेंट कंप्लेन करेगा हेडेक, नेक स्टिफनेस और फीवर के साथ, उसकी बॉडी के ऊपर हमारे पास वेजिकल हमें नज़र आएंगे। हर्पीज इज एसोसिएटेड विद वेजिकुलर लीजन्स, फ्लूइड फिल्ड लीजन्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के हमारे पास लीजन हमें कहाँ नज़र आएंगी, लिप्स एंड ओरल कैविटी में। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 की हमारे पास वेजिकल हमारे कहाँ, जेनिटल एरिया के अंदर। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगी। पेशेंट इसका केस लिखते हैं कि 25-year-old मेल हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक एंड नेक स्टिफनेस ऑन एग्जामिनेशन, वेजिकुलर इरप्शंस अराउंड लिप्स एंड ओरल कैविटी।
हमारे पास क्या आ गया, हर्पीस वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। फिर हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। अब मेनिंजाइटिस आया तो उसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अच्छा जी, मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप है हमने कि जब हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे, और सॉरी एंटीबायोटिक को पढ़ रहे थे, तो पेंसिलिन को हमने पढ़ा था, नेचुरल पेंसिलिन। उसके अंदर हमने पढ़ा था बेंजाइल पेंसिलिन। बेंजाइल पेंसिलिन इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। इंजेक्शन बेंजाइल पेंसिलिन किसी भी पेरिफेरी एरिया के अंदर हैं, अगर आपको कोई सस्पेक्टेड केस लग रहा है मेनिंजाइटिस का, तो आपने बेंजाइल पेंसिलिन उसको दे देनी 1.2 मिली यूनिट IV स्टेट, लाइफ सेवर इन सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस। आपको सस्पेक्ट हो रहा है भाई इसको टीबी हो रही है, या सॉरी टीबी कहता हूँ, इसको मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो आपने इंजेक्शन बेंजाइल पेंसिलिन उसको पेरिफेरी में लगा देना है। सेकंड स्टेप हमारे पास है, सेकंड स्टेप एक्चुअली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले CT ब्रेन प्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल आउट रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इफ़ रेज, पहले हमने रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ही चेक करना है CT स्कैन करके। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट जाके जी लंबर पंक्चर कर दिया, नहीं, पहले CT करेंगे। CT के अंदर हम चेक करेंगे कि रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो नहीं है। रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर रेज हो, सबसे पहले उसको हम सेटल करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लंबर पंक्चर। क्यों? उसकी वजह है कि लंबर पंक्चर इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्यों है? इन केस ऑफ रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर नेवर परफॉर्म द लंबर पंक्चर बिकॉज कैन कॉज हर्निएशन ऑफ फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम आपको पता है कि वो है जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारे उसके बाद ये सारे मेनिंजेस और ये आ रही होती है नीचे, ठीक है ना। इवन कि वर्टिब्रल आर्टरी भी जा रही होती है। ये सारी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। वो क्या होगा, वो हमारा जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के अंदर हमारा मिड ब्रेन, पोन और मेडुला आते हैं, उसकी हर्निएशन हो जाएगी। जब भी हम लंबर पंक्चर करेंगे और ऑलरेडी पेशेंट को रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा को, तो मिड ब्रेन स्टेम की क्या हो जाएगी, हर्निएशन हो जाएगी फ्रॉम फोरामन मैग्नम। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पहले CT करेंगे। CT में अगर रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो उसको सेटल करेंगे। सेटल करने के बाद फिर हम लंबर पंक्चर करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इफ रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो ब्लड कल्चर कर सकते हैं, CBC कर सकते हैं, WBC रेज होगा इफ न्यूट्रोफिल रेज, अक्यूट बैक्टीरियल और लिम्फोसाइट रेज, TB और वायरल, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम CSF की इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, तो वो हम सारा उसमें पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा ज़्यादा होता है, और TB के अंदर कौन सा WBC ज़्यादा होता है, वायरस के अंदर कौन सा WBC ज़्यादा होता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमारे पास इन्फिल्ट्रेट एपिक्स नज़र आएंगे, रूल आउट TB को हमने रूल आउट करना है, उसमें हमारे पास इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे, पैचेस नज़र आएंगे। ESR हमारे पास रेज होगी कोरोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर, RFTs हमारे पास रेज होगी, ARF अक्यूट बैक्टीरिया। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक डिजीज़ होती है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो उसमें क्या हो जाता है कि सोडियम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब सोडियम कम होगी तो कैल्शियम ज़्यादा होगी और हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म होगा, वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम हो जाएगी। इसके अलावा कोगुलेशन प्रोफाइल, इसके अंदर अगर अक्यूट बैक्टीरियल है तो उसमें DIC होगी, और DIC के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, कोगुलेशन ज़्यादा हो जाएगी अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस पे। ये हमारे पास आ गए मैनेजमेंट, और कल हम पढ़ेंगे CSF की रिपोर्ट अगर आपके सामने हो तो किस तरह आप इंटरप्रेटेट करते हैं कि ये अक्यूट बैक्टीरियल है या क्रोनिक बैक्टीरियल है या वायरल बैक्टीरियल है।